गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने नीट से रिलेटेड ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किए थे, हेल्थ एंड डिसीज़, जिसमें हमने हेल्थ का भी मीनिंग और डिसीज़ का भी मीनिंग पढ़े थे लिटरल लेवल पे। फिर हमने इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड या फिर बाकी हेल्थ एंड डिसीज़ से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस है मेडिकल साइंस के, उनके बारे में हमने आइडिया क्लियर कर लिए थे, जिसमें पैरासिटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, नोजोलॉजी, इटियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, ये 5 ब्रांचेस के डेफिनेशंस और उसके मीनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसमें से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच हमको कंसिडर करना था जो हेल्थ से रिलेटेड होती है, उसको हमने इम्यूनोलॉजी करके नाम दिया था। तो इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कल मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन बताया था, तो उसी इंट्रोडक्टरी पोर्शन के बाद में आज हम इम्यूनिटी सिस्टम के प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर आएंगे। तो कल जैसे हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पे बताया था कि इम्यूनिटी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स और 2 कैटेगरीज, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का मतलब हमने नेचुरल नॉन स्पेसिफिक बताया था, क्योंकि जितने भी बैरियर्स, जितने भी स्ट्रक्चर्स बाय बर्थ हमारे बॉडी के साथ में अवेलेबल रहेंगे, उन पार्ट को हम हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज कर सकते थे। और एक्वायर्ड का भी मीनिंग मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑल्सो नोन एज द एडेप्टिव और स्पेसिफिक वन। तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का डिफरेंस भी हम लोगों ने कल क्लियर किए थे कि अगर कहीं पे एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के साथ उसका रिस्पॉन्स अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो आज हमको शुरुआत में इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि इनेट इम्यूनिटी में बाय बर्थ जितने भी कंपोनेंट हमारे बॉडी पार्ट के साथ में आएंगे, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस के लिए यूज किए जाएंगे, उनको हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो कल मैंने आपको लिस्ट आउट करके बताया था कि इनेट इम्यूनिटी कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और बैरियर। वन इज फिजिकल बैरियर, second one is called as physiological barrier, third barrier is included as phagocytic barrier, and lastly it is inflammatory barrier। तो ये सभी बैरियर्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में यूज किए जाते हैं। तो हम फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फैगोसाइटिक और इन्फ्लेमेटरी में ऐसे ही पार्ट को इंक्लूड करेंगे जो हमारे बॉडी में अवेलेबल है। तो सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे फिजिकल बैरियर। फिजिकल का मतलब जनरली हम कंसिडर करते हैं कि विच इज सपोज टू बी विजुअलाइज और विच इज सपोज टू बी सेंसिटाइज। तो यहाँ पे ऐसे पार्ट को हम इंक्लूड करेंगे जिसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमको यहाँ पे लेना पड़ेंगे, और एक है इसमें स्किन और दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। हम दोनों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो फिजिकल बैरियर में जब हम स्किन की कंसिडरेशन करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी आउटर मोस्ट कवरिंग बेनिफिशियल किस लिए होता है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे बॉडी को आउटर साइड से आने वाले किसी भी हार्मफुल इफेक्ट को अवॉइड करने का काम करता है। इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्किन जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इंक्लूडेड है, वैसे ही वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का भी एक बैरियर करके हमेशा काम करता है। तो स्किन के साथ ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस है जो हमारे डिफेंस के लिए यूज करते जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम देखेंगे तो स्किन में एक लेयर होता है या फिर हम एक मेम्ब्रेन कंसीडर करेंगे जिसका नाम है स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये जो पर्टिकुलर लेयर होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, इट इज द हॉर्नी, टफ और रफ लेयर विच डायरेक्टली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन। सपोज कीजिए कि कोई बैक्टीरिया या फिर कोई फंगस हमारे स्किन के ऊपर ग्रो करने की कोशिश करता है, वहां से उसको इन्वेड करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे ये जो टफ लेयर हमारे स्किन में प्रेजेंट है स्ट्रैटम कॉर्नियम, दैट पर्टिकुलर लेयर कैन प्रिवेंट द डायरेक्ट एंट्री ऑफ दैट पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या देखेंगे हम कि कहीं ना कहीं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसका मतलब वो अगर एंट्री को प्रिवेंट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इनडायरेक्टली वो प्रोटेक्शन का काम दे रहा है।
हम फिजियोलॉजिकल बैरियर में भी इसको इंक्लूड करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले फिजिकल बेसिस पे हमको ये देखना है कि उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जिसमें हमने नाम दिया है स्ट्रैटम कॉर्नियम, ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाय अवॉइडिंग द एंट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली द बैक्टीरियल सेल। उसी के तरह जैसा हम देखेंगे तो म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है जो हमारे बॉडी में मल्टीपल सिस्टम्स में हमको दिखता है। आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी हो गई या फिर हमारा फेरिंक्स रीजन हो गया, लैरिंक्स रीजन हो गया, ट्रकिया पोर्शन हो गया, इन सभी पार्ट के इंटरनल लाइनिंग में कहीं ना कहीं ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक्चुअली ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन क्या है, तो ये एपिथेलियम का ही एक कंपोनेंट है जो कि म्यूकस के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है कि द मेम्ब्रेन इटसेल्फ इट इज एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर। तो ये फिजिकल बैरियर में इंक्लूड करना है म्यूकस मेम्ब्रेन को, जिसका रोल क्या रहेगा, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो इट विल हेल्पफुल बाय द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो आप देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में डाइजेस्टिव कैनल में भी ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। हमारे बाकी के सिस्टम में जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आप देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखेंगे, मल्टीपल लेवल पे इनका प्रेजेंस वहाँ पे होता है। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करने की वजह से किसी भी पैथोजन को ट्रैप करने का काम करता है, जिसको हम एंट्रैपिंग प्रोसेस बोलते हैं। जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस म्यूकस के कांटेक्ट में आएगा, उसी जगह पे उसको होल्ड किया जाता है, क्योंकि ये म्यूकस जो है ये स्टिकी नेचर का होता है। तो उस पर्टिकुलर पैथोजन के एंट्री को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फिर फर्दर डायरेक्शन के लिए प्रिवेंट करने का काम यहाँ पे म्यूकस के वजह से होता है। और इसीलिए हम फिजिकल बैरियर में स्किन और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों को हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो फिजिकल या फिर मैकेनिकल बैरियर में आपने स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का कंसिडरेशन यहाँ पे देना है। दूसरी चीज हम कंसिडर करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ सिक्रीशंस। ठीक है, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहां पे किसी ना किसी चीज को केमिकल कंपोनेंट के हिसाब से रिलीजिंग प्रोसेस मिलती है, जिसको हम सिक्रीशन प्रोसेस बोलते हैं। सिक्रेटरी नेचर वाले पार्ट्स होते हैं। इसका एग्जांपल कंसिडर करना है तो हमारे अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स है जो किसी ना अलग अलग तरीके से सिक्रीशन का काम करते हैं। तो स्पेशली हम देखेंगे यहाँ पे सिक्रेटरी पार्ट में अगर हमको एग्जांपल वाइज कंसिडर करना है तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, HCl इन stomach, then tears from lacrimal gland। फिर अगर हम कंसिडर करेंगे इसी जगह पे तो एसिडिक सिक्रीशन विच इज इन द vaginal सिक्रीशन। तो इस तरीके के हम मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसमें भी हमको स्किन और म्यूकस का इंक्लूजन करना है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो स्किन फिजिकल बेसिस पे अगर देखेंगे तो इसका ये लेयर था जो किसी भी पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करता है। लेकिन हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़े थे कि स्किन से लैक्टिक एसिड नाम का एक कंटेंट रिलीज किया जाता है, जिसके वजह से स्किन का जो टोटल आउटर मोस्ट कवरिंग वाला जो सरफेस होता है, ये सरफेस कैसे बनेगा, एसिडिक पीएच का बनता है। इसका मतलब यहाँ पे हमको पीएच को भी कंसिडर करके चलना है। तो एसिडिक पीएच का मतलब क्या है, तो जिसकी लेवल बिलो 7 होती है और उस लेवल में ये कंसिडर किया जाता है कि कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी को डायरेक्ट प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्किन से दो तरीके के सपोर्ट्स मिल रहे हैं। एक इसके लेयर के वजह से जो इंटरनली लोकेटेड होता है, और दूसरा उसके पीएच के वजह से जो कि एसिडिक पीएच मेंटेन करने के वजह से ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इट कैन मेंटेन द एसिडिक लेवल एंड बाय फाइनली इट अवॉइड द डायरेक्ट ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने ये पीएच का एग्जांपल कंसिडर कर लिए। वैसे ही देखेंगे तो एसिडिक पीएच जो है वो वैजिनल सिक्रेशन में भी मिलता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आप लोगों ने इसको पढ़े होंगे। तो वैजिनल सिक्रेशन में पीएच जो है वो एसिडिक कैसे मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के सेल्स होते हैं वहाँ पे ग्लाइकोजन होगा और उस ग्लाइकोजन को फाइनली कन्वर्ट किया जाता है एसिड में। और ये एसिडिक पीएच जब तक
प्रेजेंट रहेगा तब तक इस वैजिनल सिक्रीशन से या फिर वैजिनल पार्ट से या फिर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने की कोशिश नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि एसिडिक पीएच लेवल पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता है, वहां पे सर्वाइवल नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन अगर हम देखेंगे तो वो HCl के लिए हो सकती है। आप लोगों ने HCl के बारे में पढ़े हैं, तो स्टमक में एक स्पेशलाइज सेल होती है जिसका नाम हमने दिए थे ऑक्सिंटिक सेल, ठीक है। जो विलाय होता है या फिर जिसको हमने रीयूज करके नाम दिए थे, वहां पे ऑक्सिंटिक सेल होता है, म्यूकस सेल भी होता है। तो फाइनली इस ऑक्सिंटिक सेल से HCl रिलीज किया जाता है। HCl का बेसिक रोल क्यों है एलिमेंट्री कैनल में या फिर स्टमक में, तो हमको पता है कि वहां पे एक एंजाइम रहता है पेप्सिन। तो वो पेप्सिन कब एक्टिवेटेड फॉर्म में आएगा, जब उसको एसिडिक मीडियम अवेलेबल होगा तब, क्योंकि इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या होता है, पेप्सिनोजेन होता है। तो जैसे ही पेप्सिनोजेन को हमको पेप्सिन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ऑक्सिंटिक सेल से हमको HCl को रिलीज करना पड़ेगा। अगर बाय चांस हमारे फीडिंग में या फिर हमारे वाटर में, जिसको हम बोलेंगे कि कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड अगर हो जाता है बाय चांस किसी पर्सन में, तो इसी एसिडिक पीएच के वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक में ही किल करने की प्रोसेस की जाती है, उसको डिस्ट्रक्ट करने की प्रोसेस की जाती है। मतलब अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये HCl का प्रेजेंस भी हमारे लिए बेनिफिशियल है फॉर द ड्यूअल पर्पज। कौन से ड्यूअल पर्पज रहेंगे यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान में रखना है अच्छे से। एक, पेप्सिनोजेन का कन्वर्शन पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा एसिडिक पीएच को मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि उसी पीएच के साथ में हम किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी को यहाँ पे इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सेम एग्जांपल फिर से हम यहाँ से लेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन को हमने फिजिकल बैरियर में इंक्लूड किया था, और उसका जो सिक्रीशन है, जो केमिकल कंपोनेंट रिलीज किया जाता है, दैट इज म्यूकस। इट इज ऑल्सो नथिंग बट वन ऑफ द बैरियर फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो फिजियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो मैंने जैसे बताया था, ये एक स्टिकी म्यूकस होता है, सब्सटेंस होता है, जहां पे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको फिजिकल में स्किन और म्यूकस को इंक्लूड, म्यूकस मेम्ब्रेन को इंक्लूड कीजिए, और फिजियोलॉजिकल में स्किन का पीएच और म्यूकस का सिक्रीशन, ये दोनों को कंसिडर कीजिए। तीसरे वाले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम, तो टीयर्स कहाँ से रिलीज किए जाते हैं, तो हमारे आई साइड में, यहाँ पे आई बॉल के कॉर्नर में हम देखेंगे एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड का नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। द प्रोसेस ऑफ द रिलीजिंग ऑफ टीयर इज कॉल्ड एज द लैक्रिमेशन। सो बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्रिमेशन द कंपोनेंट विच इज रिलीज दैट इज नोन एज द टीयर्स। तो ये टीयर्स में बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपोनेंट होते हैं, उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा रहेगा, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम एंजाइम। ये एक स्पेशल तरीके का कैटालिटिक एंजाइम है। कैटालिटिक का मतलब क्या होगा, जो कैटालिसिस करता है। कैटालिसिस का मतलब क्या होगा, ब्रेकडाउन, रप्चर, डिग्रेडेशन। इसकी स्पेशल एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो लाइसोजाइम आपके बॉडी में अलग अलग सिक्रीशंस में आपको मिलते हुए दिखेंगे। उसी का एक एग्जांपल हम यहाँ पे टीयर्स में कंसिडर कर रहे हैं। तो स्पेशली लाइसोजाइम का प्रेजेंस होने का मतलब है कि बाय चांस अगर कोई बैक्टीरियल सेल या फिर कोई वायरल सेल या फिर पर्टिकुलरली अगर हम कंसिडर करेंगे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो ये लाइसोजाइम उसके बॉडी वॉल के ऊपर टारगेट करेगा और उस बॉडी वॉल को वो रप्चर कर देता है। और जैसे ही बॉडी वॉल रप्चर हो जाएगा, अपने आप देखेंगे उस माइक्रोबियल सेल की फाइनली डेथ होते हुए हमको दिखने वाली है। इसीलिए टीयर्स का सिक्रीशन भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट करके दिया जाता है। तो इसलिए हम ये भी एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करते हुए चलेंगे। एक लास्ट वाला एग्जांपल हम यहाँ पे फिर से जो आगे फिर से डिस्कस करना ही है, उसको हम कंसिडर करेंगे, दैट इज द पायरोजेंस। आप लोगों ने सुने होंगे कि कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी जब हमारे बॉडी के ऊपर होती है तो बॉडी का टेम्परेचर सडनली राइज हो जाता है, एंड दैट इंक्रीज इन द सडन लेवल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द फीवर। तो फीवर का जनरेशन क्यों होता है या फिर टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, तो खास करके हम देखेंगे जैसे ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होगा, वो हमारे बॉडी को इन्वेड करने की कोशिश करेगा, तो वहां पे पायरोजेंस नाम के सिक्रीशंस रिलीज किए जाते हैं, और उन पायरोजेंस के वजह से फिर वहां पे फीडबैक मैकेनिज्म कंप्लीट किया जाता है, और फाइनली हम देखेंगे बॉडी का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज किया जाता है। तो क्या यह टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो बिल्कुल एक एक्सटेंट तक, एक लिमिट तक अगर टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होती है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी।
बट इफ इट इज क्रॉसिंग द लिमिट मीन्स जस्ट कंसिडर द एग्जांपल ऑफ 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर वो चला जाता है तो फिर वो थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एसिडिक जैसे बाकी का पीएच जरूरी होता है, वैसे टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होना भी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो शायद इन 4-5 एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर कट आइडिया आ चुकी होगी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमको क्या कंसिडर करना है। दीज आर द नंबर ऑफ सिक्रीशंस विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया यहाँ तक। अभी हम तीसरे वाले फैक्टर की तरफ आते हैं। तो तीसरे फैक्टर में हमको इंक्लूड करना है यहाँ पे, तीसरा बैरियर कौन सा बताया था, ये रहेगा फैगोसाइटिक बैरियर, ठीक है। तो ये फैगोसाइटिक बैरियर अभी हम कंसिडर करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग, हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी किया है। ऐसे सेल्स हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है जिनका एक्शन फैगोसाइटोसिस के लिए किया जाता है, एनगल्फमेंट प्रोसेस जिसको कहा जाता है, या फिर स्कैवेंजिंग एक्शन जिसको कहा जाता है। खास करके यहाँ पे कौन से सेल्स इंक्लूड रहेंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पे हम मोस्टली इंक्लूड करते हैं मैक्रोफेजेस, उसके बाद में मोनोसाइट्स, फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, फिर हम लिखेंगे नेचुरल किलर सेल्स। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने आपके सामने रखा हूं। इनमें सभी में एक ही कॉमन एक्शन परफॉर्म की जाती है और उसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। तो होता क्या है, देखो, जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी को स्किन के साथ पास करता है या फिर म्यूकस को पास करके निकल जाता है, और ये जैसे ही हमारे ब्लड में एंटर होगा तो फाइनली हम देखेंगे यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक लेवल पे फिर ये फैगोसाइटिक बैरियर वहाँ पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो मैक्रोफेजेस के बारे में आपको मैंने बताया था कि दीज आर द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स, यू कैन कंसिडर नाउ। मोनोसाइट्स आर ऑल्सो नथिंग बट दीज आर द अगेन फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये हमने WBCs के टाइम पे अलग अलग सेल्स के बारे में पढ़े हैं। इन सभी में कॉमन क्या दिखाना है हमने, इस तरीके से। अगर हम ये इरेगुलर शेप का कोई सेल निकालते हैं तो इस सेल में ये अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, इसको क्या किया जाता है, एनगल्फ किया जाता है, और फाइनली इसके अंदर के जो लाइटिक एंजाइम्स रहेंगे ये इस पैथोजन के डिस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल होते जाएंगे। तो इस तरीके से ये 4 सेल आपने यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज कंसिडर करना है जो कि फैगोसाइटोसिस के लिए इंक्लूड किए जाते हैं। समझ में आ गया ये। अभी हम लास्ट वाले कंपोनेंट की तरफ आते हैं जिसको हम टाइटल देंगे इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इनडायरेक्टली इट इज सेंसिटिविटी, या फिर इसी को हम बोलेंगे एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ये आपके कन्वीनियंट के लिए वर्ड दिया गया है। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर का मतलब क्या होता है, मोर देन सफिशिएंट। तो एक्स्ट्रा अगर रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में सेंसेशन के साथ में दिया जाता है तो उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलेंगे, और उसी को हम इनडायरेक्टली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज सपोज टू बी कॉल्ड एज द एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी इन्फ्लेमेटरी बैरियर जब रिएक्शन को प्रोड्यूस करेगा तो उसमें 4 अलग अलग तरीके के इंडिकेशंस मिलते हैं। जो हमारे बॉडी में एलर्जी हो रही है या नहीं हो रही है उसको हम इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे स्पेशली रेडनेस, उसके बाद में हम इंक्लूड करेंगे स्वेलिंग, फिर जनरेट होता है यहाँ पे पेन, और लास्टली फिर से इंक्लूड करेंगे फीवर। ठीक है, इन सभी सिम्टम्स को इंक्लूड करने के लिए इंपॉर्टेंट सेल कौन सा रहेगा, यहाँ पे आपने इंक्लूड करना है मास्ट सेल एंड बेसोफिल। आपने WBCs में पढ़े होंगे मास्ट सेल, और ये क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए जो मेन बैरियर रिलीज होना चाहिए वो रहेगा हिस्टामिन।
तो यहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और फीवर, ये 4 कंडीशंस को अगर हम देखेंगे तो स्पेशली यहाँ पे ये इंडिकेशंस है जिससे हमको पता लगता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई पैथोजन आ चुका है और फाइनली उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ के चलिए कि चारों बैरियर में कॉमन क्या है। तो ये जो पूरा रिस्पांस प्रोड्यूस किया जा रहा है, ऑल दिस रिस्पॉन्सेस आर अप टू द नॉन स्पेसिफिक लेवल। कहीं पे भी हमने एक स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन या फिर हेलमिंथ के लिए रिस्पॉन्स नहीं बताया है। ये सभी के लिए कॉमन होता है और इसीलिए इन सभी रिस्पॉन्सेस को हम नॉन स्पेसिफिक करके बोलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लेमेटरी बैरियर के इन रिस्पॉन्सेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये सभी पढ़ना है और अगर कुछ आपको डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको उसको पोस्ट करना है।